Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is infrared spectroscopy. Position of peak or intensity of peak in the spectrum. Position of peak depend करती है तीन factors पे: strength of bond, reduced mass, type of vibration. जबकि intensity of peak depend करती है वो वाइब्रेशन उसमें कितना प्रोबेबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये डिपेंड करेगा कि उसमें डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है या नहीं, और वो डिपेंड करेगा सिलेक्शन रूल्स पे. तो इंटेंसिटी के लिए वी हैव टू स्टडी सिलेक्शन रूल्स, बट फॉर पोजीशन ऑफ पीक्स फैक्टर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अभी हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई सी रूट के इंटू रिड्यूस्ड मास डिवाइड बाई रिड्यूस्ड मास. तो हम क्या देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी या एनर्जी की वैल्यू फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रिड्यूस्ड मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. लेकिन फिर भी हम जनरलाइज इसको करें तो हम क्या देखते हैं कि जो फैक्टर्स हैं वो ब्रॉडली 3 कैटेगरी के होते हैं. फर्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड अगर सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, तो ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी आपको 2300 से 2000 के बीच में मिलती है. जबकि डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, आपको 1900 से 1500 मिलती है, और सिंगल बॉन्ड के केस में 1300 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स पे. मीन्स कि जैसे जैसे आप बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हो, रिक्वायर्ड एनर्जी टू वाइब्रेट भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. सिमिलरली रिड्यूस्ड मास मीन्स उनके मासेस के ऊपर, अगर मास वो भारी है, एटम भारी है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. तो आपने देखा CH, OH और NH, इसमें H कॉमन है, लेकिन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का वेट इंक्रीज हो रहा है. तो हम देखते हैं नाइट्रोजन के केस में, इन तीनों ही केस में ये 3700 से लेके और 2630 के बीच में आती है. लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा दें तो हम क्या देखते हैं कि फोर्स कांस्टेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन का वेट पहले से डबल हो गया. तो इस केस में यहाँ बहुत फर्क पड़ता है फ्रीक्वेंसी पे, और इसकी फ्रीक्वेंसी 3570 से घट के कितने पे जाती है, 2630 पे. क्योंकि आपने OH के लिए ये लिया और ये किसके लिए लिया है, OD के लिए लिया है, तो मास हाइड्रोजन का क्या हो गया, डबल हो गया, इसलिए फ्रीक्वेंसी उसकी डिक्रीज हो जाती है. लेकिन यहाँ केवल मास से ही आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि कई बार फोर्स कांस्टेंट अपना रोल प्ले करता है. जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कॉमन है, तो आप क्या कहेंगे कि वेट इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूस मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए. Means CH bond frequency should be greater than NH bond frequency, it should greater than OH, and OH should be greater than FH bond. लेकिन होता इसका रिवर्स है. Why? क्योंकि FH bond की स्ट्रेंथ ज्यादा है, OH से, OH की ज्यादा है NH से, और NH इज ग्रेटर देन CH. तो इसीलिए आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 3000, इस केस में 3300, इसमें 3500 के आसपास, और इसमें 4100 सेंटीमीटर इनवर्स आपको मिलती है. तो यहाँ आप समझ गए, अकेले रिड्यूस मास से आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते. यू शुड नो द बेटर आइडिया ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑल्सो. नेक्स्ट फैक्टर इज टाइप ऑफ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन आपने देखा था कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, फिर स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, बेंडिंग में इन प्लेन, आउट प्लेन, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं, इनके लिए वी नीड मोर एनर्जी देन बेंडिंग, क्योंकि स्ट्रेचिंग में आपको बॉन्ड सीधा सीधा हिलाना है, जबकि बेंडिंग में क्या करना है कि बॉन्ड एंगल को चेंज करना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट रिमेन सेम. तो इसलिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज स्पेक्ट्रम में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो है उनका पीक हाई फ्रीक्वेंसी पे मिलता है, बेंडिंग का लो पे मिलता है. स्ट्रेचिंग में भी एसिमेट्रिक का हाई होता है, फिर सिमेट्रिक का होता है. और बेंडिंग की बात करें तो बेंडिंग में सीजरिंग वाले का
सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद वैगिंग और ट्विस्टिंग ऑलमोस्ट सेम आते हैं और रॉकिंग का सबसे कम होता है। तो अगर मैंने वैल्यू लिखी है ये मिथाइलिन के लिए, ये मिथाइलिन हाइड्रोजन है, इनके लिए मैंने एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग 2962, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग 2852 और सीजरिंग 1465, वैगिंग और ट्विस्टिंग दोनों 1250 पे मिलती है और रॉकिंग 720 पे। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पोजीशन ऑफ पीक है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पीक्स एंड इंटेंसिटी ऑफ पीक को हम इस तरीके से देखते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जनरली ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट यानी कि एक पोजीशन पे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट और आफ्टर वाइब्रेशन दूसरी पोजीशन पे उसका डाइपोल मोमेंट, अगर उसमें चेंज है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट में तो ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल वेक्टर ऑफ आईआर रेडिएशंस ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं जिससे आईआर रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं। जबकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये देखते हैं कि वो मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ आईआर रेडिएशंस हाउ मच इट कैन बी पोलराइज्ड, ये एक मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशन की प्रेजेंस में कितना पोलराइज्ड हो सकता है, यानी कि उसकी पोलराइजेबिलिटी को इंटरेक्ट करते हैं आईआर रेडिएशन से। तो रमन और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि दोनों में ही हम आईआर रेडिएशंस को काम में लाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इसमें ये 4 डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं। अकॉर्डिंग टू 3n-5 रूल से भी आप देखते हो इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है 4 मोड्स आएंगे। तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। अब इसमें जब ये दोनों माइनस के इधर है या और दूर जाते हैं तो ये फिर भी प्लस चार्ज सेंटर में और दोनों का माइनस चार्ज भी सेंटर में रहता है, यानी कि ये सेंट्रोसिमेट्रिक रहता है, इसमें डाइपोल मोमेंट का चेंज नहीं आता, इसीलिए ये आईआर इनएक्टिव है। लेकिन रमन एक्टिव है, तो रमन का स्पेक्ट्रा इसको 1340 के ऊपर मिलता है। ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है कि ये ऑक्सीजन स्ट्रेच हो रहा है जबकि ये ऑक्सीजन कंप्रेस हो रहा है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज का ग्रेविटी सेंटर और प्लस चार्ज का ग्रेविटी सेंटर दोनों चेंज हो जाएंगे तो आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा। तो ये आईआर एक्टिव होता है और 2350 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपको पीक दिखाता है। जबकि इन दोनों में आप क्या देख रहे हो कि चेंज हो रहा है डाइपोल मोमेंट। पहले ये जब लीनियर है तो उस समय क्या है, ये डाइपोल मोमेंट इसका 0 है, लेकिन दोनों ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जाए कार्बन नीचे या ऑक्सीजन नीचे और कार्बन ऊपर जाए तो अब क्या होगा, उसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा और ये आईआर एक्टिव होके 667 पे आपको पीक दिखाता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो सेंट्रोसिमेट्रिक वाइब्रेशंस हैं, जितने भी सेंट्रोसिमेट्रिक हैं, दे आर आईआर एक्टिव और वो अपना पीक दिखाएंगे। तो नंबर ऑफ पीक जरूरी नहीं कि आपने वाइब्रेशंस 4 काउंट कर लिए तो हमेशा 4 ही आएंगे। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन रूल कि ओनली सेंट्रोसिमेट्रिक जो वाइब्रेशंस हैं दे आर आईआर इनएक्टिव, जबकि सेंट्रो एसिमेट्रिक जो है वो आईआर एक्टिव है। तो सेंट्रोसिमेट्रिक रमन एक्टिव, सेंट्रो एसिमेट्रिक आईआर एक्टिव होते हैं। तो ये कुछ सिलेक्शन रूल्स थे जिससे हमने देखा कि कौन कौन से वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं। कि जो इंटेंसिटी ऑफ पीक है वो डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे। एक तो कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल कि जितना ज्यादा उसमें सेम टाइप के बॉन्ड होंगे या सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे उसमें उतना ही ज्यादा वो इंटेंस पीक हमें मिलेगा। सपोज आपने नोनेन का एग्जांपल लिया, नोनेन में आप क्या देखते हो, CH बॉन्ड्स काफी ज्यादा हैं और जब काफी ज्यादा होंगे यू कैन काउंट कि ये 9 कार्बन है तो आप इसमें C9H फॉर्मूला लिखेंगे तो 20, इट मीन्स 20 CH बॉन्ड है। जबकि हेक्सेन में अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, C6H14 होगा तो 14 CH बॉन्ड होंगे। तो इसका जो CH फ्रीक्वेंसी के लिए पीक मिलेगा वो आपको स्ट्रॉन्ग पीक मिलेगा और जबकि इसका थोड़ा सा लेस इंटेंस पीक मिलेगा। सिमिलरली आप वैसे भी कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हो, मॉलिक्यूल ही चेंज करके नहीं। आप अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेंगे तो आपको उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का एक शार्प पीक मिलता है। सेकंड डिपेंड करता है
वैल्यू ऑफ डेल्टा म्यू के डाइपोल मोमेंट में कितना चेंज आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने ये आइसोब्यूटाइलिन का केस लिया, R=CH3, तो ये दोनों CH3 ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसको पार्शियल नेगेटिव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें इधर की तरफ शिफ्टिंग होगी। तो जब वाइब्रेशन होगा C में, तो डाइपोल मोमेंट के चेंज की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। जबकि इसमें ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं प्लस माइनस नहीं है, तो वाइब्रेशन से डाइपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा, दैट विल बी 0। इसीलिए ये IR इनएक्टिव है और ये क्या है, IR एक्टिव, एंड इट शोज इंटेंस पीक एट 1640 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट, अगर आपने एल्कीन के ऊपर एक तरफ इथाइल और एक तरफ प्रोपाइल ले लिया, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम नहीं, ऑलमोस्ट सेम आई इफेक्ट रखते हैं, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, इसीलिए किसी भी कार्बन के ऊपर प्लस माइनस हम कल्पना करें तो वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तो कोई हमें सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ नजर नहीं आता डाइपोल मोमेंट में। डाइपोल मोमेंट का चेंज ऑलमोस्ट 0 ही रहता है और वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होता। हम बात करें कार्बोनाइल की और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, तो क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा चेंज आएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के पीक आपको इंटेंस पीक मिलते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। तो ये था आपका इंटेंसिटी ऑफ पीक, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में कौन से वाइब्रेशन के लिए इंटेंस पीक मिलेगा और कौन से वाइब्रेशन के लिए इंटेंस पीक नहीं मिलेगा। IR स्पेक्ट्रम में कितने पीक्स होंगे, नंबर ऑफ पीक्स के लिए वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला है कि नॉन लीनियर के लिए हमारे पास 3n-5, लीनियर के लिए हमारे पास 3n-6 फॉर्मूला है। लेकिन क्या ये जो फॉर्मूले से हमारे पास नंबर ऑफ पीक्स आते हैं, वाइब्रेशंस आते हैं, क्या वो सभी मिलते हैं या केवल उतने ही मिलते हैं, उससे भी ज्यादा मिलते हैं? तो हम क्या देखते हैं कि एक स्पेक्ट्रम में हमें मेनली 2 टाइप के पीक्स मिलते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल पीक, सेकेंड नॉन फंडामेंटल पीक। फंडामेंटल पीक्स हुए हैं जिनको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो विद दिस फॉर्मूला। इसमें अगर डेल्टा म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0, सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 0 है, तो आपको उसका पीक मिलेगा। अगर वो 0 या हल्का सा 0 के आसपास है तो आपको वो पीक नहीं मिलेगा। चाहे आपके पास वो वाइब्रेशन पॉसिबल है लेकिन वो अपना पीक नहीं दिखाएगा, तो नंबर ऑफ पीक कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, वीक पीक्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड। कोई ऐसा पीक है जो कि बहुत ही वीक है, इंटेंसिटी उसकी कम है, तो जनरली वो भी हमें IR स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व नहीं होते। नेक्स्ट, जो पीक हमारे मेन जो IR फ्रीक्वेंसी रीजन है जहां हम ज्यादातर डील करते हैं 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर की रेंज में, जो पीक इससे ज्यादा बाहर जाता है, ग्रेटर देन 15 या लेस देन 2.5 पे आता है, वो भी हमें ऑब्जर्व नहीं होते। नेक्स्ट, क्लोज पीक, कई बार 2 पीक बिल्कुल पास पास है, एक 3 पे 3.1 पे है, तो ये दोनों क्या करते हैं, कई बार ओवरलैप होके एक नया पीक दे देते हैं, तो आपका नंबर तो कम हो गया, 2 पीक की जगह आपको एक ही पीक मिला। तो इस तरीके से ये वाले पीक जो कि एक्सपेक्टेड है और फिर वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पीक्स। लेकिन इसके अलावा कुछ नॉन फंडामेंटल पीक्स होते हैं जिसमें फर्स्ट आता है ओवरटोन। IR स्पेक्ट्रम में ये बहुत देखा गया है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो μ1 फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लगभग उससे डबल और उससे ट्रिपल के ऊपर आपको ओवरटोन्स मिलते हैं। तो अगर आपका प्रिंसिपल पीक μ1 फ्रीक्वेंसी पे है तो फर्स्ट ओवरटोन जो है वो 2 μ1 पे और सेकंड ओवरटोन 3 μ1 पे मिलेगा। तो इनको हम ओवरटोन कहते हैं जो डबल या ट्रिपल फ्रीक्वेंसी पे मिलते हैं। जो फर्स्ट बेसिक पीक है वो आपको μv=0 वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल के लिए मिलता है, जबकि फर्स्ट ओवरटोन आपको 0 वाइब्रेशनल लेवल से सेकंड वाइब्रेशनल लेवल में एक्साइटेशन पे मिलता है और V0 से V3 के लिए आपको सेकंड ओवरटोन मिलता है। इसके अलावा हमें कुछ कॉम्बिनेशन पीक मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ओवरलैप कर जाते हैं, तो इसमें क्या है, 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के पीक, एक μ1 और एक μ2, कई बार वो ओवरलैप होकर एक नई फ्रीक्वेंसी म्यू कंबाइंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको पीक देते हैं। तीसरा, डिफरेंस,
कई बार दोनों के डिफरेंस के ऊपर भी आपको एक पीक मिलता है, जैसे कि ν1 माइनस ν2 फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के ऊपर न्यू डिफरेंस फ्रीक्वेंसी पे आपको एक पीक मिलता है। और जनरली ये जो ओवरटोन्स है या जो कॉम्बिनेशन है ये आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और इनकी रेंज रहती है 1660 से लेके 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। और इन्हीं की वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑर्थो डेरिवेटिव है, डाई सब्स्टिट्यूटेड या मेटा है या पैरा है। ये हमें बहुत हेल्प करते हैं ओवरटोन्स एंड कॉम्बिनेशंस। ये जो फंडामेंटल पीक्स होते हैं और जो नॉन फंडामेंटल पीक्स होते हैं इनकी इंटेंसिटी में बहुत फर्क होता है। फंडामेंटल पीक के कंपैरिजन में नॉन फंडामेंटल पीक बहुत लेस इंटेंस होते हैं, लगभग 10 से 100 टाइम लेस होते हैं। मीन्स कि अगर वो 10 सेंटीमीटर लंबा है तो ये 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से भी बहुत ही छोटा होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट नंबर ऑफ पीक्स इन आईआर स्पेक्ट्रम। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको साथ में देखना है फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस, व्हाट इज फर्मी रेजोनेंस? कि सपोज एक कंपाउंड का जो फंडामेंटल पीक है µ1 फ्रीक्वेंसी वो अगर बहुत क्लोज है किसी दूसरे वाइब्रेशन के ओवरटोन के, ये दूसरा वाइब्रेशन है µ2, इसका फर्स्ट ओवरटोन है 2µ2 या कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंडामेंटल वाइब्रेशंस जैसे µ2 एंड µ3, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के या फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एनी अदर वाइब्रेशन, इन दोनों के अगर कोई फंडामेंटल पीक वेरी क्लोज है, यानी कि ये वाला पीक या तो इसके क्लोज है या इसके क्लोज है, तो यहाँ पे क्या होता है मैकेनिकल कपलिंग होती है, मैकेनिकल कॉम्बिनेशन होता है जिससे आपको फंडामेंटल पे की एनर्जी इनमें शिफ्ट हो जाती है और आपको फंडामेंटल के रीजन में एक की जगह 2 पीक मिलते हैं। जैसे ये अगर आपका 2600 पे है और ये भी आपका 2590 के आसपास है या ये आपका 2610 के आसपास है, तो इसकी एनर्जी इसमें या इसमें शिफ्ट हो जाती है जिसके भी पास है। तो हम क्या देखते हैं कि एक की जगह आपको फिर 2 पीक मिलते हैं। जैसे हम बात करें साइक्लोपेंटेनोन की, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल बैंड की फ्रीक्वेंसी µ1 है और जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन वाले मिथाइलिन ग्रुप है, इनके CH बॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो µ2 है। लेकिन इसका फर्स्ट ओवरटोन यानी कि 2µ2 वेरी क्लोज है किसके? CO के। तो आपको CO के रीजन में एक की जगह 2 पीक मिलते हैं, जबकि मिलना आपको कितना चाहिए था? 1। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मी रेजोनेंस। नाउ वी विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अभी हमने नंबर ऑफ पीक्स देखे, उनकी पोजीशन ऑफ पीक देखी कि वो कहाँ पे मिलेगी, लेकिन क्या एक्चुअली जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की आनी चाहिए वहीं पे आती है या उससे आगे पीछे आती है? तो हम क्या देखते हैं प्रैक्टिकली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो वहां पे आती नहीं है। उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको या तो प्लस या उसको माइनस फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट कर देते हैं। तो दीज आर 3 फैक्टर्स, वाइब्रेशनल कपलिंग, सेकेंड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। फर्स्ट वी विल सी वाइब्रेशनल कपलिंग। वाइब्रेशनल कपलिंग में क्या है? जैसे आपने एक अकेला कार्बन के साथ हाइड्रोजन ले रखा है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, रेस्ट 3 आर क्लोरीन, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, ये स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी 2890 बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे मिलती है जहां आप इसकी कैलकुलेशन करते हो फोर्स कांस्टेंट से, रिड्यूस्ड मास से, आपको बिल्कुल वही मिलती है। लेकिन नेक्स्ट अगर आपने मिथाइलिन प्रोटोन ले रखे हैं यहाँ 2, तो अब हम क्या देखते हैं कि दोनों आपस में कपल करते हैं, एक स्ट्रेच हो रहा है तो हो सकता है दूसरा स्ट्रेच हो या कंप्रेस हो। तो यहाँ पे आपको 2 पॉसिबिलिटीज है कि दोनों स्ट्रेच भी हो सकते हैं, एक स्ट्रेच एक कंप्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों का डाइपोल मोमेंट आपस में कपल करके 2 नई पोजीशन देता है, एक एसिमेट्रिक के लिए एक नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए। तो जो एसिमेट्रिक वाला डाइपोल मोमेंट की कपलिंग होगी वो इससे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी पे आएगी और सिमेट्रिक वाले की इससे कम पे आएगी। तो हम देखते हैं कि इसकी जो 2 पॉसिबल थी वो क्या थी कि दोनों एक बार सिमेट्रिकली कपल करें, दोनों बाहर जाए, और एक हो सकता है कि एक बाहर जाए और एक अंदर जाए। तो इस तरीके से इसके 2 आपको पीक मिलते हैं, एक 2926 पे जो कि एसिमेट्रिक के लिए है और देखो इससे ग्रेटर वैल्यू पे है, दूसरा सिमेट्रिक के लिए है 2853 पे जो इससे लेस वैल्यू पे। सिमिलरली अगर मैं 3 प्रोटॉन ले लूं
मिथाइल के साथ, जैसे मिथाइल ग्रुप ले लिया, इसमें 3 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे और ज्यादा वेरिएशन है कि अब वो तीनों बाहर जा सकते हैं या तीनों में से 2 बाहर जाए, 1 अंदर जाए, या 2 अंदर जाए 1 बाहर जाए। तो हम क्या देख रहे हैं, एक एसिमेट्रिक केस बन रहा है और एक सिमेट्रिक केस बन रहा है। तो उसमें एसिमेट्रिक इससे ज्यादा होगा, तो देखो 2962, और सिमेट्रिक इससे कम होगा 2872 पे। तो वाइब्रेशनल कपलिंग से भी पीक की पोजीशन लेफ्ट राइट हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं NH बॉन्ड, अब NH अगर अकेला है बॉन्ड N के साथ H, तो आप देखते हो ये 3320 सेंटीमीटर इनवर्स पे आपको इसका पीक मिलता है। लेकिन आपने अगर 2 NH ले लिए, चाहे अमाइड में ले लिए, 2 बॉन्ड आ गए, या अमीन्स में ले लिए, तो हम क्या देखते हैं इसमें फिर 2 तरह की कपलिंग होगी, एक एसिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का इसके कंपैरिजन में हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा, सिमेट्रिक का इसके कंपैरिजन में लो फ्रीक्वेंसी पे होता है। सिमिलरली अगर मैं एनहाइड्राइड लूं, एनहाइड्राइड में देखो 2 CO बॉन्ड है, एक O से जुड़े हुए हैं, तो दोनों एनहाइड्राइड सिमेट्रिकली CO बॉन्ड अप जा सकते हैं, या दोनों एक ऊपर एक नीचे आ सकता है। तो इसका एसिमेट्रिक जो है वो 1800 पे, सिमेट्रिक है 760 पे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि प्योर CO का, जिसमें एक ही CO है, उसका कहाँ होगा, नेचुरली इन दोनों के बीच में होगा, तो वो इन दोनों के बीच में ही होता है। सेम अगर मैं नाइट्रो ग्रुप के लिए बात करूं, NO2 माइनस ग्रुप के लिए, तो इसका सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक है 1550 पे और सिमेट्रिक है इसका 1350 पे। अगर मैं कार्बोक्सिलेट आयन की बात करूं, CO2-1 की, तो मैं क्या देखती हूँ 1600 पे एसिमेट्रिक और 1400 पे सिमेट्रिक। तो अकेला CO कितने पे आएगा, इसके इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे अफेक्ट करती है पोजीशन ऑफ पीक को, कि ये OH बॉन्ड है, इसकी एक अपनी स्ट्रेंथ है, लेकिन जब ये जैसे ये R से जुड़ा हुआ है, जैसे ही ये हाइड्रोजन किसी दूसरे के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो नेचुरली अब ये हाइड्रोजन का फोकस इधर हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड क्या पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा। वीक होने से बॉन्ड जो फोर्स कांस्टेंट है वो कम हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट कम होने से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इट वीकन्स द OH बॉन्ड, फोर्स कांस्टेंट डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, यानी कि जो पीक आपको यहाँ मिलना चाहिए था वो उसके पीछे की तरफ मिलता है। नेक्स्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसका ब्रॉड पीक मिलता है, जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का शार्प पीक मिलता है। क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हो सकता है ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाए और ये ऑक्सीजन किसी दूसरे के साथ बनाए, उसका एक्सटेंट कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हम क्या देखते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में OH बॉन्ड का जो पीक है वो एक ब्रॉड पीक मिलता है, जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब उसी मॉलिक्यूल के अंदर है, यहाँ इसका कोई चांस नहीं है कि ये किसी दूसरे से बनाएगा, जितनी भी स्ट्रेंथ बनानी है ये इसने इसी के साथ बनानी है, तो इस केस में आपको एक शार्प वेल डिफाइंड पीक मिलता है। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी। कैसे, कि अगर आपने सॉल्यूशन में ज्यादा कंसंट्रेशन ले रखी है अल्कोहल की, तो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा डाउनवर्ड जाएगी और वो डिक्रीज हो जाएगा, पीक की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज आपको एनर्जी पे मिलेगी। जबकि हम क्या देखते हैं कि इसमें ये कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें आपने इंट्रामोलिक्यूलर लेना है, चाहे आप इसकी कंसंट्रेशन इनर्ट सॉल्वेंट में कम लो ज्यादा लो, इसको नेबरिंग कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डाउनवर्ड शिफ्ट जो है मोर प्रोनाउंस्ड इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स एक आइसोलेटेड OH बॉन्ड है जिसने कहीं से पीक वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रखा, उसका अगर आपको इस फ्रीक्वेंसी पे मिलता है तो इंटरमोलिकुलर में काफी फर्क आता है, इससे काफी नीचे आ जाता है यहाँ पे, जबकि इंट्रामोलिकुलर में वो थोड़ा सा ही नीचे आता है, लगभग इसके पास इतना नीचे आता है। तो जो डाउनवर्ड शिफ्ट है वो मोर प्रोनाउंस्ड होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और लेस प्रोनाउंस्ड होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिफरेंट कंपाउंड्स, फर्स्ट अल्कोहल्स या फिनॉल्स, generally because of OH bond frequency they absorb
3400 टू 3200 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जैसे हम 1 ब्यूटेनॉल का 1% सॉल्यूशन CCl4 में लें तो वो बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, जिसमें हमें आइसोलेटेड OH बॉन्ड मिल जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम क्या देखते हैं, इंडिविजुअल OH बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी 3650 है, लेकिन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड OH बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी 3400 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 300 सेंटीमीटर इनवर्स का गैप हमें मिलता है। पीक हमें लेफ्ट साइड पे मिलता है, लेस फ्रीक्वेंसी पे, लेस एनर्जी पे मिलता है। और अगर हम बात करें ग्लाइकॉल की, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल का मैंने गाउची कन्फर्मेशन बनाया है, ये एक OH, ये दूसरा OH है। तो अगर हम इसका इंडिविजुअल OH बॉन्ड का देखें तो वो 3644 यानी कि 1% सॉल्यूशन इन CCl4 में लेके चले तो हमें मिलता है 3644 पे। लेकिन हम इसका कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले तो वहां पे क्या होगा, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब भी था और अब भी है, तो हम क्या देखते हैं, ये 3612 के ऊपर आता है। तो जो डिक्रीज है वो बहुत ही कम आता है, केवल 32 सेंटीमीटर का, जबकि सेंटीमीटर इनवर्स का, जबकि यहाँ पे कितना आता है 300 सेंटीमीटर का। तो हम कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा वीकन कर देती है OH बॉन्ड को इंस्टेड ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली अगर हम एसिड्स को देखें, एसिड्स का अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लें तो हमें दो पीक, एक तो कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी के लिए 1760 सेंटीमीटर इनवर्स पे, दूसरा OH फ्रीक्वेंसी के लिए हमें 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलता है। लेकिन हम इनकी सॉलिड स्टेट लें या कंसंट्रेट सॉल्यूशन लें तो हम क्या देखते हैं, OH पीक जो है वो 3400 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आ जाता है। तो इट मीन्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने अगेन क्या किया, OH बॉन्ड को वीकन कर दिया। लेकिन हम जानते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने से जो बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे कि ये आपने नाइट्रोजन लिया, इसके साथ ये हाइड्रोजन है, पहले इसकी अपनी एक फिक्स स्ट्रेंथ है, लेकिन जब ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ये वाला, तो ये वाला बॉन्ड उतना ज्यादा वीक नहीं होता, ना ही ये वाला बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये वीक नहीं होता, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी में गैप भी उतना ज्यादा नहीं आता हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड में। तो ये अमीन्स का अगर हम इंडिविजुअल NH बॉन्ड देखें तो वो हमें 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डेड का हमें 3300 पे मिलता है। मीन्स ऑलमोस्ट 200 का गैप आया, जो कि OH बॉन्ड के केस में कितना था, ऑलमोस्ट 300 का गैप, सेंटीमीटर इनवर्स का गैप था। नेक्स्ट फैक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में वी विल इंक्लूड इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और इन सब का जॉइंट इफेक्ट भी हम देखते हैं। होता क्या है कि कई बार इंडक्टिव इफेक्ट अगर बॉन्ड कांस्टेंट को इंक्रीज कर रहा है तो रेजोनेंस डिक्रीज कर रहा है, और साथ में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। कई बार इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता बल्कि रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो इसीलिए एक्चुअल पोजीशन ऑफ पीक डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेरिकल हिंड्रेंस, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, वाइब्रोनिक कपलिंग। तो हम क्या देखते हैं कि एक्चुअल जो पीक की पोजीशन है वो केवल एक फैक्टर से कभी भी डिसाइड नहीं हो सकती। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके ऊपर अगर मैं +I वाला इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दूं, जैसे कि R या मिथाइल ग्रुप, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन। तो हमने क्या देखा, 1740 से 1725 पे आ गया। इट मीन्स इसने इस बॉन्ड को वीकन कर दिया। सिमिलरली अगर मैं 2R ग्रुप लगा देती हूँ तो ये और ज्यादा वीक हो जाता है, फ्रीक्वेंसी और डाउनवर्ड आ जाती है। लेकिन अगर इसका अपोजिट मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, जैसे मैं अब एसीटोन को कहूँ, ये एसीटोन अगर हम माने तो इसको कंपेयर करूं क्लोरो एसीटोन से, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो देखो 1715 से 1725 हो जाती है। मीन्स विड्रॉइंग ग्रुप जो है बॉन्ड कांस्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्ड कांस्टेंट को डिक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं तो और ज्यादा बॉन्ड कांस्टेंट इंक्रीज हो गया और फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है 1740 सेंटीमीटर इनवर्स पे। यहाँ ये इंडिविजुअल कार्बोनाइल कंपाउंड है 1740 पे। अगर मैं इसको क्लब कर दूं किसके साथ, रेजोनेंस पाई बॉन्ड के साथ,
तो इट कम्स एट 1740 टू 1700। तो रेजोनेंस ऑलवेज डिक्रीजेस द बॉन्ड ऑर्डर। रेजोनेंस में ऐसा कभी भी ऑप्शन नहीं आएगा कि रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज हुआ और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया। रेजोनेंस ऑलवेज डिक्रीजेस, तो जो शिफ्ट है वो ऑलवेज डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। अगर आपने बेंजीन रिंग लगा दी तो देखो और भी ज्यादा डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए। These are frequencies of few common compounds. First, एनहाइड्राइड के दो बैंड होते हैं, बैंड 1, बैंड 2। बैंड 1 occurs at highest frequency 1810 centimeter inverse, whereas for acid chloride the CO frequency is 1800 centimeter inverse. For anhydrides band 2 it comes at 1760. This one is asymmetric, this one is symmetric. For esters it is 735, aldehyde 1725, ketones 1715, carboxylic acid 1710, and for amides it has least value and it is 1690. So this was the principle of IR spectroscopy, number of vibrations and types of vibrations, types of peak, ये सब हमने इसमें देखा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, यू कैन रेज योर क्वेश्चंस इन माय कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। कीप राइटिंग योर क्वेरीज इन माय कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर लाइकिंग माय चैनल, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।